नमस्कार। आज हम पृथ्वी के भूगोल से जुड़े कुछ बुनियादी लेकिन बड़े दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास भूगोल के कुछ नोट्स हैं और आज हम इनमें से कुछ जरूरी और रोचक बातें निकालेंगे। जैसे पृथ्वी का आकार कैसा है, ये घूमती कैसे है, और कैसे ये सब हमारे दिन रात, मौसम, यहाँ तक कि समय को तय करता है ना? बिल्कुल। तो एक तरह से ये समझना कि हमारा ग्रह भाई काम कैसे करता है, उसकी एक साफ तस्वीर बनाना। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स के पहली बात थोड़ी चौंकाने वाली है। पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। ये क्या बात हुई? हाँ, ये थोड़ी अजीब लगती है बात, पर सच है। नोट्स में इसे जियोइड या ऑब्लेट स्फीयरॉइड कहा गया है। अच्छा, मतलब आसान शब्दों में कहें तो पृथ्वी ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई। ओह, जैसे जैसे कोई संतरा होता है, ऊपर नीचे से थोड़ा दबा हुआ और बीच से थोड़ा फूला हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बिल्कुल। और ये चपटापन और उभार, ये होता क्यों है? देखिए, इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, रोटेशन। अच्छा। घूमने की वजह से क्या होता है, भूमध्य रेखा पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। हाँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्री बल। हाँ, अपकेंद्री बल। तो वो इसे बाहर की तरफ उभार देता है और ध्रुवों पर ये फोर्स कम होता है और गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी वो सतह को अंदर केंद्र की ओर खींचती है, तो वहां थोड़ा चपटापन आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा पर जो रेडियस है, त्रिज्या, वो ध्रुवों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होगी। बिल्कुल। इसका कोई प्रैक्टिकल असर भी होता है क्या? हाँ, होता है। भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है और ध्रुवीय त्रिज्या करीब 6357 किलोमीटर, मतलब लगभग 21 किलोमीटर का फर्क है। ओह, अच्छा खासा फर्क है। हाँ, और इसका एक छोटा सा असर ये है कि भूमध्य रेखा पर आपको ग्रेविटी थोड़ी कम महसूस होगी ध्रुवों की तुलना में। क्यों? क्योंकि आप केंद्र से थोड़ा दूर हैं और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी थोड़ा ज्यादा है वहाँ। दिलचस्प। क्या बात है, मतलब पृथ्वी का आकार ही उसकी घूमने का नतीजा है। हाँ, काफी हद तक। अच्छा, अब पृथ्वी की गतियों पर आते हैं। नोट्स में दो मुख्य गतियां बताई हैं, घूर्णन यानी रोटेशन और परिक्रमण मतलब रेवोल्यूशन। तो पहले घूर्णन की बात करते हैं, अपनी धुरी पर घूमना। हाँ, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में ठीक 24 घंटे नहीं लेती। अरे, जी हाँ, ये लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। हम बस अपनी सुविधा के लिए इसे 24 घंटे मान लेते हैं रोज। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, इसीलिए सूरज हमें पूरब से उगता दिखता है। बिल्कुल। और इसकी रफ्तार, क्या ये हर जगह एक जैसी है? पृथ्वी के घूमने की स्पीड? नहीं, ये भी बदलती है। घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर सबसे तेज होती है, करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। बाप रे। हाँ, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे ये कम होती जाती है और ध्रुवों पर तो बिल्कुल शून्य हो जाती है। अच्छा। नोट्स में लिखा है कि बृहस्पति सबसे तेज घूमता है सौरमंडल में। हाँ, तुलना के लिए बताया गया। हाँ, ठीक है। तो ये तो हुई घूर्णन की बात। अब दूसरी गति, परिक्रमण, रेवोल्यूशन, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। हाँ, तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमती है, मतलब ऑर्बिट एकदम गोल नहीं है, थोड़ा एलिप्टिकल है। अच्छा, अंडाकार। जी, और एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड। 365 दिन और लगभग 6 घंटे। हाँ, मोटे तौर पर। इसीलिए हम कैलेंडर में तो 365 दिन लेते हैं हर साल। और ये जो फालतू के 6 घंटे बच जाते हैं हर साल, एग्जैक्टली। इसी का हिसाब रखने के लिए लीप ईयर आता है ना? एकदम सही, बिल्कुल। हर 4 साल में ये लगभग 6 घंटे मिलकर करीब 24 घंटे हो जाते हैं, यानी एक पूरा दिन। तो उसी एक्स्ट्रा दिन को फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है, 29 फरवरी, और वो साल फिर 366 दिन का हो जाता है। समझ गया। अच्छा, नोट्स में पेरीहेलियन और एफीहेलियन का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? पृथ्वी की सूरज से दूरी बदलती रहती है। हाँ, क्योंकि कक्षा अंडाकार है ना, गोल नहीं, तो दूरी बदलती है। तो पेरीहेलियन? पेरीहेलियन वो पॉइंट है जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है। ये करीब 3 जनवरी के आसपास होता है। दूरी होती है लगभग 14.75 करोड़ किलोमीटर। और एफीहेलियन? एफीहेलियन मतलब सबसे दूर। ये करीब 4 जुलाई को होता है। तब दूरी लगभग 15.25 करोड़ किलोमीटर होती है।
ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब जनवरी में जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, तब पृथ्वी सूरज के ज्यादा पास होती है। हाँ बिल्कुल। ये एक आम गलतफहमी है कि मौसम दूरी की वजह से बदलते हैं। इससे साफ है कि ऐसा नहीं है। सर्दी गर्मी का कारण दूरी नहीं, कुछ और है। तो फिर मौसम का कारण क्या है अगर दूरी नहीं है तो? नोट्स में पृथ्वी के झुकाव की बात है शायद। एकदम सही पकड़े, वही है मुख्य कारण, पृथ्वी का झुकाव, इंक्लिनेशन। मतलब ये कि पृथ्वी अपनी घूमने वाली जो धुरी है, एक्सिस, उस पर एकदम सीधी नहीं खड़ी है, वो थोड़ी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पर। इसे कहते हैं अक्षीय झुकाव या एक्सियल इंक्लिनेशन। 23.5 डिग्री? हाँ, और अपनी कक्षा का जो प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन, उसके साथ ये धुरी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, तो ये जो 23.5 डिग्री का झुकाव है, इसी वजह से मौसम बदलते हैं? हाँ बिल्कुल। सोचिए, जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है और वो झुकी हुई भी है, तो साल के अलग अलग समय पर कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ ज्यादा झुक जाता है, तो वहां गर्मी हो जाती है। हाँ, और जब दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ ज्यादा झुकता है, तो वहां गर्मी हो जाती है। और दूसरी तरफ सर्दी। बिल्कुल। अगर पृथ्वी सीधी होती, झुकी हुई नहीं होती, तो सूरज की रोशनी हमेशा एक जैसी करती और साल भर हर जगह करीब करीब एक जैसा मौसम रहता, कोई मौसम बदलते ही नहीं। क्या बात है! तो ये झुकाव ही सब कुछ है। अच्छा, नोट्स में चांद से जुड़े पेरिजी और एपोजी का भी जिक्र था। हाँ, वो भी दूरी से जुड़ा है। पेरिजी मतलब जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है अपनी कक्षा में, और एपोजी मतलब जब सबसे दूर। ये आगे ग्रहण समझने में काम आएगा। ठीक है, समझ गया। अब जरा उन लाइनों पर आते हैं जो ग्लोब पर बनी होती है, काल्पनिक रेखाएं, लोकेशन बताने के लिए। अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो पहले अक्षांश, लैटिट्यूड, ये क्या है? अक्षांश वो रेखाएं हैं जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, हॉरिजॉन्टल। लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड। हाँ, कह सकते हैं। ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, उससे किसी जगह की उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी बताती है डिग्री में। अच्छा, और नोट्स कहते हैं कि दो लगातार डिग्री अक्षांशों के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। हाँ, और ये दूरी लगभग हर जगह बराबर रहती है, करीब 111 किलोमीटर। कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, अगर 0 डिग्री को भी गिने और ध्रुवों को बिंदु माने। नोट्स में कुछ खास अक्षांश भी मेंशन किए हैं जी, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री पर तो इक्वेटर हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तर, और 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री दक्षिण। हाँ, इनके अलावा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ पर अंटार्कटिक सर्कल, ये ध्रुवीय इलाके मार्क करते हैं। और सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त तो भूमध्य रेखा ही होगी। हाँ बिल्कुल, और सबसे छोटे ध्रुव होते हैं जो सिर्फ बिंदु हैं। इनका इस्तेमाल क्या है लोकेशन के अलावा? इनका मुख्य उपयोग तापमान क्षेत्रों को समझने में है। क्लाइमेट जोन, जैसे कर्क और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है वो उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। अच्छा, नोट्स में एक और जरूरी बात लिखी है कि सूरज की सीधी किरणें मतलब वर्टिकल रेज साल भर इन्हीं दो रेखाओं के बीच ही पड़ती हैं। कर्क और मकर रेखा के पार कभी भी सूरज सीधा सिर पर नहीं आता। ओह, ये बड़ी काम की जानकारी है। ठीक है, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। देशांतर वो खड़ी रेखाएं हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, वर्टिकल। लंबी रेखाएं, लॉन्गिट्यूड। हाँ, ये प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री देशांतर है, उससे किसी जगह की पूरब या पश्चिम की कोणीय दूरी बताती हैं। डिग्री में? हाँ। कुल कितनी होती हैं? कुल 360 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूरब तक और 180 डिग्री पश्चिम तक। इनके बीच की दूरी का क्या अक्षांशों की तरफ फिक्स होती है? नहीं, यही फर्क है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, लगभग 111.3 किलोमीटर। अक्षांशों जितनी ही लगभग। हाँ, इक्वेटर पर। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये रेखाएं पास आती जाती हैं, और ध्रुवों पर तो सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं, तो वहां इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। अच्छा, ये बात है। और 0 डिग्री देशांतर, प्राइम मेरिडियन, वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है ना? हाँ, वहीं से
नोट्स में ये भी लिखा है कि ये 8 देशों से होके गुजरती है। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है देशांतर का? समय का निर्धारण, टाइम। पूरी दुनिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इसी प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में तय होता है, जीएमटी या यूटीसी जिसे कहते हैं। वो कैसे? देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 360 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 15। ठीक है। तो ग्रीनविच से अगर आप पूरब की ओर जाते हैं तो हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा आगे हो जाता है, और पश्चिम की ओर जाने पर हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा पीछे होता जाता है। मतलब 1 डिग्री देशांतर का फर्क मतलब समय में 4 मिनट का फर्क। 60 मिनट 15 डिग्री इज इक्वल्स 4 मिनट डिग्री। एकदम सही। क्या बात है। इसी आधार पर दुनिया के अलग अलग टाइम जोन बनाए गए हैं। कमाल है। तो अक्षांश लोकेशन और क्लाइमेट जोन बताते हैं और देशांतर समय। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब नोट्स में संक्रांति और विषुव का जिक्र है। ये हमने थोड़ा सा मौसम वाले हिस्से में छुआ था, पर ये है क्या असल में? हाँ, ये पृथ्वी के झुकाव और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने से जुड़ी 4 खास पोजीशंस हैं साल में। संक्रांति, सोल्स्टिस, तब होती है जब सूरज की सीधी किरणें या तो कर्क रेखा पर पड़ रही होती हैं या मकर रेखा पर। मतलब जब सूरज किसी एक ट्रॉपिक पर सीधा चमक रहा होता है। बिल्कुल। ग्रीष्मकालीन संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति, समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस। हाँ, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, जिसे हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं, आमतौर पर 21 जून को होती है। 21 जून। इस दिन सूरज की किरणें कर्क रेखा 23.5 डिग्री N पर एकदम सीधी पड़ती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर सबसे ज्यादा झुका होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। हाँ, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, और इसी समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने लंबा दिन चल रहा होता है। ओह, और शीतकालीन संक्रांति, विंटर सॉल्स्टिस, वो होती है 22 दिसंबर के आसपास। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। अब सूरज की किरणें मकर रेखा 23.5 डिग्री S पर सीधी पड़ती हैं। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। हाँ, दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है, वहां सबसे लंबा दिन, और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन। और हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ये साल का सबसे छोटा दिन होता है। समझ गया। और विषुव, इक्विनॉक्स, इसका मतलब कुछ बराबर होता है? बिल्कुल सही। इक्विनॉक्स मतलब समान रात। इक्वी मतलब समान, नॉक्स मतलब रात। ये साल में 2 बार होता है। कब? जब सूरज की सीधी किरणें भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्रीज पर पड़ती हैं। अच्छा। इस समय पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है न उससे दूर, मतलब झुकाव का असर कैंसिल हो जाता है एक तरह से। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। कमाल है। ये कब होता है? 2 बार। एक होता है वसंत विषु, वर्नल इक्विनॉक्स, 21 मार्च के आसपास। ये उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत है। और दूसरा है शरद विषुव, ऑटमनल इक्विनॉक्स, 23 सितंबर के आसपास। ये उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ की शुरुआत है। तो ये 4 दिन, 2 संक्रांति और 2 विषुव, ये साल के मौसम के चक्र के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब अगला टॉपिक उठाते हैं नोट से। ग्रहण, इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हाँ, एक्लिप्स, ग्रहण, तब लगता है जब कोई एक खगोलीय पिंड मतलब सेलेस्ट्रियल बॉडी किसी दूसरे की छाया में आ जाता है या किसी दूसरे को ढक लेता है। तो सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा घूमते हुए सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है। अच्छा, मून बीच में। हाँ, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस छाया वाले हिस्से से हमें सूरज ढका हुआ दिखाई देता है। ये हमेशा अमावस्या को होता है, न्यू मून के दिन। इसके प्रकार भी होते हैं, नोट्स में लिखा है। हाँ, 3 मुख्य प्रकार है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल, जब चांद सूरज को पूरी तरह ढक ले। वलयाकार, एन्युलर, जब चांद थोड़ा दूर होता है और सूरज का बाहरी किनारा एक रिंग की तरह दिखता है। और आंशिक, पार्शियल, जब चांद सूरज के सिर्फ एक हिस्से को ढकता है। और चंद्र ग्रहण? ल्यूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी घूमते हुए सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अब पृथ्वी बीच में। हाँ, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चांद हमें काला या धुंधला दिखाई देता है। ये हमेशा पूर्णिमा को होता है, फुल मून के दिन। पूर्णिमा की रात को।
नोट्स में ब्लड मून का जिक्र है, वो क्या चीज है? हाँ, वो बड़ा रोचक है। चंद्र ग्रहण के समय भी सूरज की कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होके गुजरती है और मुड़कर रिफ्रैक्ट होकर चंद्रमा तक पहुंच जाती है। अच्छा। तो हमारे वायुमंडल में क्या होता है, नीली रोशनी ज्यादा बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है, लेकिन लाल रोशनी कम बिखरती है और वो मुड़कर चांद तक पहुंच जाती है। इससे कभी-कभी ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरा लाल दिखने लगता है। उसे ही ब्लड मून कहते हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। नोट्स में सुपर मून और ब्लू मून भी हैं, ये क्या है? सुपर मून का लेना देना पेरिजी से है। जब पूर्णिमा या अमावस्या उस समय हो जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीक हो, पेरिजी में, तब वो हमें सामान्य से थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखता है। उसे सुपर मून कहते हैं। अच्छा। और ब्लू मून, नीला चांद, ये एक कैलेंडर की घटना है। अगर किसी एक ही कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाएं, जो कि कभी-कभी होता है, तो उस महीने की दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कह देते हैं। ओह, ये बात है। नोट्स में छाया के 2 हिस्से भी बताए हैं, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। हाँ, ये ग्रहण को समझने के लिए जरूरी है। अम्ब्रा किसी पिंड की छाया का वो हिस्सा है जहां रोशनी पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, एकदम गहरी काली छाया। और पेनम्ब्रा? पेनम्ब्रा वो बाहरी हल्की छाया वाला हिस्सा है जहां रोशनी पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती, बस थोड़ी कम हो जाती है। तो आप अम्ब्रा में हैं या पेनम्ब्रा में, इसी से तय होता है कि आपको पूर्ण ग्रहण दिखेगा या आंशिक। बहुत बढ़िया। ये सब तो बहुत दिलचस्प है। अंत में नोट्स में पृथ्वी की आयु, मतलब एज, पता करने की तकनीक के बारे में भी कुछ है? हाँ, रेडियोधर्मी डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग। नोट्स बताते हैं कि अर्नस्ट रदरफोर्ड ने इसे 1995 में खोजा था। ये काम कैसे करती है? ये इस सिद्धांत पर काम करती है कि कुछ तत्व अस्थिर होते हैं, रेडियोधर्मी, और ये एक जानी हुई फिक्स्ड रेट से धीरे धीरे स्थिर तत्वों में बदलते रहते हैं। इसे रेडियो एक्टिव क्षय या डीके कहते हैं। हर रेडियोधर्मी तत्व की अपनी एक निश्चित हाफ लाइफ होती है, मतलब कितने समय में उसकी आधी मात्रा क्षय होके दूसरे तत्व में बदल जाएगी। तो वैज्ञानिक चट्टान की उम्र कैसे पता लगाते हैं इससे? वो उस चट्टान के सैंपल में देखते हैं कि मूल रेडियोधर्मी तत्व कितना बचा है और उसके क्षय से बना हुआ जो स्थिर तत्व है, जिसे डॉटर प्रोडक्ट कहते हैं, वो कितना बन चुका है। अच्छा, दोनों का अनुपात देखते हैं। हाँ, और क्योंकि उन्हें पता है कि मूल तत्व किस दर से क्षय होता है, उसकी हाफ लाइफ क्या है, तो वो उस अनुपात से ये गणना कर लेते हैं कि उस चट्टान को बने हुए कितना समय हुआ है। कमाल है। नोट्स में कई तरह की डेटिंग लिखी हैं। हाँ, क्योंकि अलग-अलग तत्वों की हाफ लाइफ अलग-अलग होती है, तो उन्हें अलग-अलग समय सीमा की चीजों की उम्र पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूरेनियम लेड डेटिंग। यूरेनियम की हाफ लाइफ अरबों साल होती है, तो इसे बहुत पुरानी चट्टानों, मतलब पृथ्वी जितनी पुरानी चट्टानों की उम्र पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम आर्गॉन डेटिंग भी पुरानी चट्टानों के लिए है। और कोई? हाँ, एक बहुत मशहूर है रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 डेटिंग। कार्बन 14 की हाफ लाइफ सिर्फ हजारों साल, करीब 5,500 साल होती है। तो ये किस काम आती है? ये अपेक्षाकृत नई चीजों की उम्र पता करने के काम आती है, खासकर जैविक चीजों की, जैसे लकड़ी, हड्डी, कोयला, कोई जीवाश्म जो कुछ हजार से लेकर करीब 50,000 साल तक पुराना हो। उससे पुरानी चीजों के लिए ये उतनी सटीक नहीं रहती। अच्छा, नोट्स में रुबिडियम, स्ट्रोंशियम और क्लोरीन 36 का भी जिक्र है। हाँ, ये भी अलग-अलग एप्लीकेशंस के लिए हैं, पर मूल सिद्धांत सबका वही है, रेडियोधर्मी क्षय की ज्ञात दर का इस्तेमाल करके उम्र पता लगाना। तो ये थी हमारी आज की, कह सकते हैं, गहन पड़ताल पृथ्वी के भूगोल की कुछ खास बातों की। उसका वो थोड़ा चपटा, थोड़ा उभरा आकार, हाँ, जियोएड। उसकी दिन रात और साल बनाने वाली गतियां, रोटेशन, रेवोल्यूशन, मौसम लाने वाला वो 23.5 डिग्री का झुकाव, लोकेशन और समय बताने वाली वो काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश, देशांतर, साल के वो खास दिन, संक्रांति और विषुव, और वो रोमांचक ग्रहण, सूर्य और चंद्र ग्रहण। और आखिर में पृथ्वी की उम्र पता करने का तरीका भी हमने जाना। बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि ये सब चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कितना कुछ एक साथ काम करता है। पृथ्वी का घूमना उसके आकार को बदलता है, उसका झुकाव मौसम लाता है, उसकी परिक्रमा साल बनाती है, देशांतर से समय तय होता है। ये सब मिलकर हमारे ग्रह को वैसा बनाते हैं जैसा वो है,
एक बहुत ही जटिल लेकिन अद्भुत संतुलन है ये। सही कहा। अच्छा, हमने पृथ्वी के उस 23.5 डिग्री झुकाव की बात की। जरा सोचिए, अगर ये झुकाव अलग होता तो मान लीजिए बहुत कम होता, सिर्फ 5 डिग्री, या बहुत ज्यादा होता 45 डिग्री, या फिर पृथ्वी थोड़ी धीरे घूमती या और तेज घूमती, तो क्या यहाँ जीवन वैसा ही होता जैसा आज हम जानते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर झुकाव कम होता तो मौसम शायद बहुत हल्के होते या होते ही नहीं। ध्रुवों पर बर्फ शायद उतनी नहीं जमती। अगर झुकाव ज्यादा होता तो मौसम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते। सर्दियां बेहद ठंडी, गर्मियां बेहद गर्म। शायद जीवन का विकास ही बिल्कुल अलग तरह से होता। और घूमने की गति? वो बदलती तो दिन रात की लंबाई बदल जाती। सोचिए, अगर दिन 48 घंटे का होता या सिर्फ 10 घंटे का, उसका असर जलवायु पर, हवाओं पर, शायद हमारी नींद के पैटर्न पर, हर चीज पर पड़ता। तो ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी कितनी कितनी खास है, कितनी अनोखी है, और इसका संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है सोचने के लिए।